हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और आज हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके चैप्टर के पीछे दिए गए क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत है। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन होता है। पहली चीज तो क्या की जा रही है कि अधिकार पत्र की जब बात की जा रही है ना, अधिकार पत्र की जब बात की जा रही है ये अधिकार पत्र की जब बात की जा रही है तो किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन होता है। सही है या गलत, जल्दी से बताएं क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। तो ये जो है वो एकदम सही बात है। क्या है, सही बात यहां पर हो जाएगी। अधिकार पत्र पर हमने बात करी थी, उसमें ही जो जनता को अधिकार दिए जाते हैं उनका वर्णन वहां पर रहता है। अगला, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अधिकार पत्र में जो ये कह रहा है कि अधिकार पत्र जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो ये भी बात क्या है, सही है। क्योंकि अधिकार पत्र में मौलिक अधिकार, ये जनता को दिए गए अधिकारों की बात होती है जिसमें स्वतंत्रता भी शामिल की जाती है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, तो ऐसा तो नहीं है। कई सारे देश आप देखो ऐसा तो नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो इसको गलत कर दे। 2 सही हैं और 1 गलत इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है, ये बताना। 4 ऑप्शन है। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ये मौलिक अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन है। कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, ये बहुत अच्छा वर्णन है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इनमें से कौन सी सबसे सटीक वर्णन है या बहुत अच्छी डेफिनेशन जिसको आप कह सकते हैं, तो वो क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ये वाली बात सही है। कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यहां पर क्या है, कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा हुआ था कि आपातकाल के समय में कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। समस्त अधिकार का मतलब क्या है, कौन से अधिकार मिल जाएंगे, तो इसी कारण से कैंसिल हो गई। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ये भी बात, समस्त का मतलब किसी कारण से ये कैंसिल हो गए, ये वाला भी कैंसिल हो गया। बचता कौन सा है, केवल सी नंबर का, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें, प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है। पहला आपको देखना है, उत्तर का आपके सामने आया है। राष्ट्रीय एयरलाइंस के चालक परिचालक दल, जो केबिन क्रू होते हैं, कि ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई है, लेकिन ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया है जिनका वजन बढ़ गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आप लिंग भेद देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, यहां पर लिंग भेद देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये लिंग भेद का मतलब हुआ कि आप यहां पर जो अंतर देख पा रहे हैं, अंतर आपको देखने को मिल रहा है ये 2 प्रकार से, पुरुष के आधार पर और स्त्री के आधार पर, पुरुष और स्त्री के आधार पर। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि ये दोनों क्या है, इनको बराबर माना गया है। क्या माना गया है, इनको बराबर माना गया है, ये हमारा संविधान कहता है। अनुच्छेद जल्दी से आप बताएंगे कि हमारे संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है। तो आप देखेंगे यहां पर कि अनुच्छेद आपको देखने को मिल रहा होगा 15। हम किस पर बात करते हैं, अनुच्छेद 15, तो बराबर माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत, 15 के तहत हमने बात करी थी, समता के अधिकार के तहत। 14, 15, 16, 17, 18 आपको याद होगा। तो महिला सहकर्मियों को दंडित करना, उनकी समानता के अधिकार का उल्लंघन करना है। पुरुषों को पदोन्नति दी गई है जबकि महिलाओं को दंडित किया गया है। यह लिंग आधार पर भेदभाव है और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें, है ना, एक निर्देशक क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें नीतियों की आलोचना है, जिसमें क्या है, पॉलिसीज की आलोचना की गई है। ये क्या किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपभोग किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें, चूंकि आप क्या कर सकते हैं, आलोचना करना, मतलब आपने देखा होगा स्वतंत्रता का अधिकार जब हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जब पढ़ते हैं तो हमको अधिकार दिया जाता है ना। स्वतंत्रता का अधिकार जब आप पढ़ते हैं, कहां से कहां तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आप पढ़ते हैं। तो इसमें आप अनुच्छेद 19 का जब आप जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 19 का जब आप जिक्र करते हैं, तो यहां पर आपको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। तो उनमें से एक होती है अपनी अभिव्यक्ति, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है उसको व्यक्त करने की अभिव्यक्ति होती है, उसकी आजादी होती है।
तो इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपभोग किया जा रहा है, जिसमें निर्देशक स्वयं को व्यक्त करने के अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा है, जिसका उल्लेख संविधान के 19वें अनुच्छेद में है, जो हमने यहां पर बात करी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए हैं, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए जो लोग हैं अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं, ये यहां पर बात की जा रही है। तो क्या ये अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है? तो ये उल्लंघन तो नहीं है। तो इस घटना में भी मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है। अनुच्छेद 19 अगर आप देखें, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके, है ना, आपने देखा था 19 में जो अपन ABCD करके देख रहे थे, तो आपने देखा था वहां पर हमने पढ़ा था कि संगठित होने का अधिकार आपको दिया गया। संगठित होने का उपयोग करके विस्थापित जन संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं, ताकि क्या है, उनको पुनर्वास मिल जाए, अपनी मांग उठा रहे हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये भी आएगा। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। आंध्र सोसाइटी, है ना, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम की क्या चलाती है, विद्यालय चलाती। तो हमने देखा था कि एक अल्पसंख्यक के बारे में हमने पढ़ा था, और अल्पसंख्यक जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं और धर्म के आधार पर हो सकते हैं। भाषा के आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी, जैसे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से निकल जाएंगे तेलुगु वाले लोग, तो वो दूसरे राज्यों में क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो ये क्या कर रही है, भाषा के आधार पर अपने लोगों की संस्कृति बचाने की बात की जा रही है। तो ये आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 का उपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा अनुच्छेद 29 में हमने अल्पसंख्यकों के हितों की बात करी थी। क्या करी थी, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात करते हैं, है ना, उनकी भाषा उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देते हैं। और 30 में हम क्या करते हैं, उनको स्कूल कॉलेज या संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। तो ये संस्थान किसके तहत स्थापित किए जा रहे हैं, अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वो तेलुगु माध्यम के जो विद्यालय है वो स्थापित हों और उनके बच्चे तेलुगु सीख सकें। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वासों से परिचित कराएं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित और शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से आप देखें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, कि बच्चों को, ये क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं कि उनके बच्चे ही यहाँ पर पढ़ेंगे और दूसरे नहीं, है ना, मतलब जनरली आरक्षित कर देंगे। अब तो एकदम 100% रिजर्वेशन तो नहीं हो पाता, लेकिन रिजर्वेशन कर सकते हैं वो। इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों है ये बताना। न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना। न्यूनतम मजदूरी अगर आप नहीं देंगे, मान लीजिए कि 300 रुपए पर डे फिक्स है या 500 रुपए पर डे फिक्स है, मान लीजिए कि 500 रुपए पर डे फिक्स है और आप नहीं दे रहे हैं, तो ये उल्लंघन होगा। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, भाषा तैयार करना, इन चारों में से आपको बताना है कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों है। तो जो पहला वाला है न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, ये क्या है, इस पर ही हमने बात करी थी कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को एक पर्याप्त मात्रा में पैसा चाहिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, कम से कम उतना तो मिले। गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण आपको बताना है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तथ्यों से अधिक आवश्यक है। नीति निर्देशक तथ्यों को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तथ्यों में दी गई सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इस कारण से इनको हम क्या कर सकते, बाध्यकारी नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले से झाड़ देने के काम में लगी हैं, उन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार या अधिकारी पद पर है ना, अधिकारी पद पर बैठे हैं, अधिकारी पद पर बैठे हैं,
वे इन्हें कोई और काम नहीं देते, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको बताना है। तो इस काम के क्षेत्र में दिए गए समानता के अधिकार का मतलब, जो समानता का अधिकार हमने पढ़ा था, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कौन सा? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसमें हम बात करते थे अलग अलग तरीके की समानता की बात करते थे, उसका यहां पर उल्लंघन हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति की तरफ खींचा था। भारतीय खाद्य निगम एक संस्था है, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा था। सोच से पता चलता है कि अधिकांश अनाज राशन कार्ड धारी ये नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में भी अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दे। इस मामले में कौन से अधिकार शामिल हैं? यह अधिकार आप में किस तरह से जुड़े हैं? क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर नंबर का सबसे पहले का लिखेंगे। इस मामले में कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15, जो लिंग, धर्म है ना, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो भेदभाव करते हैं, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसकी मनाही शामिल है। दोनों अधिकार आपस में एक ही बिंदु समानता को लेकर संबंधित है। और जो दूसरे की हम बात कर रहे थे, अगर आप दूसरे को देखें, यहां पर जो दूसरे की हम बात कर रहे थे, क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक ही अंग है, क्योंकि बिना इनके गरीब लोगों को कैसे चल पाएगा, आप बताइए। अगला प्रश्न है, इस अध्याय में उद्धृत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। क्या आप उनके कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो पुष्टि में कुछ उदाहरण दें, यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध कुछ तर्क प्रस्तुत करें। सोमनाथ लाहिड़ी के प्रस्तुत कथन से हम कम ही सहमत हैं, क्योंकि अधिकारों में जो दिया गया है उसे वापस भी लिया गया है। प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध शामिल कर दिया गया है जो अधिकार को वापस ले लेता है। जैसे अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार में जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उतने ही बंधन भी लगा दिए गए हैं, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि संविधान को एक सिपाही का भी निर्वाह यह आशय यह नहीं है कि एक संविधान जो है उसे एक सिपाही का भी निर्वाह करना है। प्रस्तुत अध्याय में नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं जिनसे उनका सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार संभव हुआ है। हाँ, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार निरपेक्ष अर्थात नियंत्रण ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील है। कुछ बंधनों के साथ ही अधिकार संभव है। तो ये कथन हमने यहाँ पर लिख दिया कि बता दिया कि भाई लाहिड़ी जी के कथन से हम कितने सहमत हैं, कम सहमत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि क्यों महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है, क्योंकि ये बाकी अधिकारों की रक्षा भी करता है। इस अधिकार द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या सुरक्षा करवा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 की प्रशंसा करते हुए बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो जिसके बिना हम संविधान शून्य रह जाएगा, तो उन्होंने इस अनुच्छेद के अतिरिक्त और किसी दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अनुच्छेद 32 की तरफ संकेत करूंगा, और उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा था। अगर इसके प्रावधानों की बात करें तो इसमें 5 प्रकार की रिटें न्यायालय जारी कर सकता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, पहली रिट ये आ जाएगी। इसमें क्या है कि किसी को अगर बंदी बना लिया गया है, इसका अर्थ है कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, है ना, तो ये वाली रिट यहाँ पर जारी की जाएगी। उसका मूल्यांकन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे असंवैधानिक रूप से बंदी बना लिया गया है या कैद कर लिया गया है, इसके द्वारा न्यायालय तुरंत उस व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है और असंवैधानिक रूप से बंदी बनाए जाने की स्थिति का सही मूल्यांकन करता है, सही जानकारी लेता है। इसके अतिरिक्त बंदी बनाने के ढंग का अवलोकन भी करता है और असंवैधानिक ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। फिर आता है परमादेश। इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तब यह रिट जारी की जाती है। फिर प्रतिषेध आता है। प्रतिषेध का मतलब हो गया कि यह
किसी व्यक्ति या संस्था को उस कार्य करने से खासतौर से न्यायालय को जारी की जाती है कि जब वो अतिक्रमण करते हैं अपनी शक्तियों का तो उनको रोकने के लिए ये जारी की जाती है। सामान्य तौर से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। अधिकार प्रक्षा है ना, अधिकार प्रक्षा है ये, अधिकार प्रक्षा। यदि कोई नागरिक कोई पद पर या अधिकार असंवैधानिक ढंग से प्राप्त कर लेता है, पद या अधिकार असंवैधानिक ढंग से प्राप्त करेगा तो ये अधिकार प्रक्षा के तहत उसकी योग्यता पूछी जा सकती है कि भाई आप इस पद पर किस योग्यता के चलते हैं। उत्प्रेषण, यह लेख उच्च न्यायालयों द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद की सुनवाई कर रहा है जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस लेख द्वारा उनके फैसले को रद्द किया जाता है और इस मामले को स्थानांतरित कर लिया जाता है, हस्तांतरित कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं और उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा कर दी जाती है। तो ये 5 रिट इसमें थी जो महत्वपूर्ण थी। अनुच्छेद 32 महत्वपूर्ण आर्टिकल था पूरे संविधान में जिसकी हमने यहाँ पर बात करी। ये हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए फेमस है। हमारे टॉप कोर्सेस है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और स्पोकन और एमपी बोर्ड। तो इन सभी के वीडियोस आप कहाँ देख सकते हैं? आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर 100% फ्री। नोट्स और ई बुक्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक के थ्रू आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।